हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे रेडियस रेशियो क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और हम उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रेडियस रेशियो एग्जैक्टली क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो पहले बच्चों, आपने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में आपने ये चीज नोटिस किया था कि एक जो क्रिस्टल बनता है, ठीक है, उसमें केटायन होते हैं कुछ और कुछ क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से तो कंपाउंड बनेगा ना। तो जो केटायन होते थे आपने उसको देखा था कि वो कहाँ जाते थे, वर्ड्स में, और जो एनायंस होते थे वो किसको जनरेट करते थे, लैटिस को। तो मैं उसी पॉइंट को फिर से लिख रहा हूं कि हमको ये बात पहले से पता है, एनायंस forms lattice and cation moves inward। केटायंस कहां चले जाते हैं, पहले बच्चों वर्ड्स में चले जाते हैं। तो जब भी एक क्रिस्टल बन रहा है ना, तो केटायन और एनायन अपने अपने जगह पे चले गए, एनायन लैटिस में, केटायन वर्ड में। पर इस दौरान द वैल्यू ऑफ, या ऐसा लिखना चाहिए, द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड एनायन, रेडियस ऑफ केटायन एंड एनायन इज नोन एज, देखो ये सब बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है ना, डिफाइन रेडियस रेशियो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, नोन एज रेडियस रेशियो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको समझिएगा कि रेडियस रेशियो क्या है। तो रेडियस रेशियो, ये वर्ड का मीनिंग ही यही रहेगा कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, जो केटायंस आते हैं और जो एनायंस आते हैं उनके रेडियस का जो रेशियो होता है वही होता है आपका रेडियस रेशियो। देखो केटायन इसलिए मैंने ऊपर क्या लिख दिया, प्लस, और एनायन के लिए क्या लिखा, माइनस। मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन का जो रेडियस का रेशियो आता है वही क्या कहलाता है, रेडियस रेशियो। इसी को कुछ बुक में बच्चों आप ऐसा भी देख सकते हैं, केटायन को Rc लिख देगा और एनायन को Ra लिख देगा। तो मतलब तो क्लियर है ना, केटायन रेडियस और ये क्या है, रेडियस ऑफ एनायन। या कुछ बुकों में आप लोग ऐसा भी नोटिस करेंगे कि आप सबको पता है कि जो केटायन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, लूज किया गया है, तो उसका साइज ना पहले से श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जो एनायन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर क्या किया गया है, विड्रॉ किया गया है, लिया गया है, तो उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि केटायन और एनायन में एनायन का साइज हमेशा केटायन के साइज से क्या होना है, साइज ऑफ एनायन केटायन के साइज से हमेशा बड़ा ही आता है, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग केटायन को स्मॉल आर और एनायन को कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रेडियस रेशियो को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आप लोग ऐसे ऐसे फॉर्म में देख लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो एनायन का रेडियस है उसी को तो कैपिटल आर लिए ना, वो केटायन के रेडियस से क्या होता है, जनरली ग्रेटर होगा, बड़ा आएगा। यहां से एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो रेडियस रेशियो आएगा ना, आर बाई आर रेडियस रेशियो, केटायन का रेडियस कम है, एनायन का ज्यादा है, इसलिए रेडियस रेशियो की वैल्यू भी हमेशा 1 से क्या रहेगी, आइदर छोटी रहेगी और कभी कभी 1 के इक्वल भी कंसिडर की जा सकती है। तो ये है आपका रेडियस रेशियो और उससे रिलेटेड पॉइंट्स कि रेडियस रेशियो का मतलब ही क्या है, केटायन और एनायन के रेडियस का रेशियो। कहां वैलिड होता है रेडियस रेशियो, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लीजिए कि भैया ये पहला फैक्ट, ये चलिए मैं इसको हटा के फैक्ट्स लिखवा देता हूं आप लोग को कि रेडियस रेशियो को आप लोग यूज कहां करेंगे, क्या होता है रेडियस रेशियो, ये बात तो क्लियर हो गई। तो चलिए इसमें फैक्ट्स में आप लोग कुछ पॉइंट्स लिखिएगा बच्चों। फर्स्ट फैक्ट कि रेडियस रेशियो एग्जैक्टली हमको किस टाइप के कंपाउंड में लेने हैं। तो याद रखना बच्चों कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो इज ओनली वैलिड फॉर आयोनिक कंपाउंड। केवल किसके लिए लेंगे आप लोग, आयोनिक कंपाउंड के लिए लेंगे, बिकॉज आयोनिक ही कंपाउंड तो ऐसा होता है ना जिसमें केटायन और एनायन फॉर्म हो।
जैसे NaCl क्रिस्टल है हमारा, उसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। Na प्लस क्या है, केटायन का रोल प्ले कर रहा है, Cl माइनस क्या है, एनायन का रोल प्ले कर रहा है। तो रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट आयनिक कंपाउंड के लिए लगेगा। सेकंड पार्ट, पहले बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि जब रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है R/R की वैल्यू जब बढ़ेगी, ये तो तब बढ़ेगी ना जबकि केटायन का, या इसी को मैं R+ लिख दे रहा हूं, का साइज बढ़ेगा। क्योंकि रेडियस रेशियो का मतलब ही अभी आपने समझा कि केटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस। केटायन कहाँ है, न्यूमिनेटर में। तो जब रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ानी है उसका मतलब क्या है, न्यूमिनेटर की वैल्यू बढ़ानी है, मतलब केटायन का रेडियस बढ़ाना है या एनायन का रेडियस डिक्रीज करना है। पर एनायन के रेडियस को डिक्रीज करने से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम बस इतना समझ रहे हैं कि जब केटायन की वैल्यू का रेडियस बढ़ेगा तब रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ेगा। अब प्यारे बच्चों आप समझना, मान लो पहले एक छोटा सा केटायन है, ये पॉइंट टाइप का छोटा सा केटायन है। जितना छोटा केटायन है ऑब्वियस सी बात है एनायन उसके सराउंडिंग क्या आके अटैच होते हैं। तो छोटा सा केटायन है तो उसके सराउंडिंग ज्यादा एनायंस आके अटैच होंगे, कि अगर बड़ा केटायन रहेगा तो इसके सराउंडिंग ज्यादा एनायंस आके अटैच होंगे। तो आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि केटायन जितना ज्यादा बड़े साइज का रहेगा उसके सराउंडिंग में आके जो एनायन अटैच होते हैं वो उतने ज्यादा रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, एक केटायन पे जब एनायन आके उसके साथ अटैच होते हैं तो इसी चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही होता है ना एक एटम और कितने अदर एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि केटायन का साइज जितना छोटा रहेगा उससे आके जुड़ने वाले एनायंस उतने कम रहेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उतना कम रहेगा। बड़े साइज का केटायन आएगा तो उससे आके जुड़ने वाले एनायंस भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी हायर रहेगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग ऐसा समझे कि जब रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, तब ऑब्वियस सी बात है केटायन का साइज बढ़ेगा। और जब केटायन का साइज बढ़ेगा तो उससे आके एनायंस ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जुड़ेंगे। कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो ये रेडियस रेशियो का एप्लीकेशन है ना, कि रेडियस रेशियो बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हायर मिलेगी। क्यों मिलेगी, बात आपको समझ में आ गया। एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए बच्चों कि जो रेडियस रेशियो होता है ना, higher the value of radius ratio increases the stability of compound। कि रेडियस रेशियो का ना डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड से भी कुछ रिलेशन है। अब ये क्यों है, कैसे है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाके समझते हैं ना। मतलब कहना क्या चाह रहा है, जिस कंपाउंड का रेडियस रेशियो जितना हायर रहेगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी की वैल्यू भी उतनी हायर रहेगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आप लोग को रेडियस रेशियो से रिलेटेड स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं, उसको जानना है। तो इस पॉइंट को बच्चों हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ऐसे रूल्स हैं जिससे कंपाउंड की स्टेबिलिटी को फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस रेशियो। ओके, तो चलिए देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, आपको ये रूल्स याद रखने हैं। पहला कि जो भी कंपाउंड या जो भी लैटिस बना है हमारा, ऑब्वियस सी बात है उसमें केटायन है और एनायंस है। तो भैया यहां जो एनायंस और केटायंस लिए जाएंगे, एनायंस एंड केटायंस आर हार्ड एंड स्फेरिकल। हार्ड एंड स्फेरिकल, हार्ड एंड स्फेरिकल क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है केटायन एंड एनायन एक एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं, और एटम आपको कैसा लेना है भैया, गोल लेना है, ठीक है, तभी तो उसका एक प्रॉपर रेडियस आ पाएगा ना, स्फीयर कहीं तो रेडियस आएगा। क्लियर हो रही बात है। हार्ड क्यों लेना है, क्योंकि भैया बीच में आ रहा है केटायन और उसके चारों ओर से कौन आ रहे हैं, एनायंस। भैया वो एनायंस उस केटायन को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, समझ लो कि प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उससे उसका रेडियस श्रिंक ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया हार्ड एंड स्फेरिकल। सेकेंड पॉइंट बच्चों कि एनायंस जो है वो जनरली will not touch each other, will not touch each other, कि दो एनायंस कभी भी एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, बट
located nearest to be in contact। बात समझ में ना कि जो केटायन जो एनायंस हैं वो हमेशा कभी भी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे ना तो फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण ना एनर्जी डिफर कर जाएगी और उससे स्टेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाता है। तो बात यही क्लियर है कि कोई भी दो सिमिलर चार्ज कभी भी कांटेक्ट में नहीं आए ना, नहीं तो फिर सत्यानाश होगा, ठीक है। पर उनको ऐसा प्लेसमेंट रखना है ना कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो ना आए, बट वो लोग बिल्कुल एक दूसरे से जस्ट टच वाला पोजीशन रहे, मतलब टच हुआ नहीं रहे, थोड़ा सा बस गैप रहे। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग क्रिटिकल पोजीशन के भी नाम से जानेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि उनका डायरेक्ट तो कोई अटैचमेंट नहीं है, बट काफी डिस्टेंस पे भी नहीं है इन लोग, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे बच्चों कि जो केटायंस है, केटायंस आर अटैच्ड विथ मैक्सिमम possible number of anions and vice versa। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो केटायन है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एनायन से अटैच्ड होना। कारण क्या है कि मान लो यहाँ पे मेरा एक केटायन है और उसके चारों ओर ज्यादा से ज्यादा अगर एनायंस आके अटैचमेंट करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि आप समझिए कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, और डिफ्यूज करने के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। मतलब जो उसकी एनर्जी है, एनर्जी जब रिड्यूस हुआ तब आप समझ पा रहे हैं स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज ही तो होगी। तो ये तीन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, इन तीन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के बिहाफ पे ही आप लोग स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हैं। तो आप समझ पाए कि भैया एनायन का साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, सॉरी केटायन का साइज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस उसके साथ आके अटैच हो पाए। चलिए डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम उन तीनों कंडीशनों को एक पॉइंट में डिटेल में समझाया है। आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा जो केटायन है उसमें क्या हो रहा है, एनायंस डायरेक्टली एक दूसरे के टच में आ जा रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग एनायंस को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है, उससे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब जो फर्स्ट वाला है वो हाईली अनस्टेबल है। बट आप बीच में देख पा रहे हैं कि केटायन का साइज थोड़ा बड़ा है, उससे क्या हुआ है कि एनायंस जो पहले डायरेक्ट कांटेक्ट में थे अब उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन आया है, बट एकदम ज्यादा भी सेपरेशन नहीं आया है, ठीक है। करके उस पर्टिकुलर केस को हम लोग क्या समझेंगे, क्रिटिकल केस है वो, ठीक है। और लास्ट वाले में आप लोग देख पा रहे हैं कि केटायन के और बढ़ जाने से जो एनायंस है वो काफी सेपरेटेड हो चुके हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर केस सबसे ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाएगा। तो यही बात थी कि जब रेडियस रेशियो बढ़ता है प्यारे बच्चों तो आपको पता है केटायन का साइज बढ़ता है, और केटायन का जब साइज बढ़ेगा तो आप लोग कंसीडर कर रहे हैं ना लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल आया था, क्यों, क्योंकि उसके केटायन का साइज सबसे ज्यादा था। तो मैंने वही पॉइंट लिखवाया था कि रेडियस रेशियो बढ़ जाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज कर जाएगी, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको ठीक से समझ में आया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ और इंपॉर्टेंट सी चीजों पे बात करेंगे कि मान लो मेरे केटायन का साइज बहुत छोटा है, मेरे केटायन का साइज एकदम छोटा सा है पॉइंट टाइप का, तो उससे कितने ही एनायंस आगे जुड़ पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि उससे 2 ही एनायंस जुड़ पाएंगे। अब एक छोटे से एकदम पॉइंट जैसे केटायन से आप लोग 3 या 3 से ज्यादा एनायंस तो कंसीडर कर नहीं सकते हो। मतलब इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर कौन बैठा है, केटायन, और इधर कौन है, हमारे एनायन। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उस समय जब केटायन का रेडियस काफी नेग्लिजिबल है, अराउंड 0 मान लो ना, ठीक है, 0 से बस थोड़ा सा ज्यादा 0.1 का कंसीडर करो। उस समय आपको ज्योमेट्री कैसी दिखाई दे रही है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखाई दे रहा है, लीनियर। और प्यारे साथियों उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, अब ये इस केटायन के डायरेक्ट कांटेक्ट में 2 एटम्स हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिया गया, 2 लिया गया। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने एक छोटा सा थोड़ा सा इस बार बड़ा सा केटायन लिया, ऐसा समझते हैं, बात को समझ लेना।
ये मेरा एनायन है, ये भी मेरा एनायन है, और यहाँ पर 3 एनायन जस्ट समझ लो एक दूसरे के ना टच में आ रहे हैं, एग्जैक्टली टच नहीं किए हैं ना, एक दूसरे के जस्ट टच में आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्रिटिकल कंडीशन जनरेट हो रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली टच में आ गए तो भी उनसे क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएंगे, डायरेक्ट टच एनायंस को करना नहीं है। और ये जो बीच का वॉइड है, स्पेस जो एम्प्टी रह गया, यहीं पे कौन आके बैठे रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन बैठता है, यहाँ बैठता है केटायन, और ये भी क्या है, एनायन। एक काम करता हूँ, इन तीनों के सेंटर को जब मैं मैच करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि ये एक ट्रायंगल टाइप का दिखेगा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल टाइप का दिखेगा। उस ट्रायंगल में ये समझना, मैं ये डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ ना, ये डिस्टेंस, तो जब मैं ये डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो इसमें रेडियस ऑफ एनायन आया कैपिटल आर, और ये रेडियस ऑफ केटायन आ रहा है स्मॉल आर। मतलब आप बात समझना ना, ठीक है, आप बात समझना कि भैया ये डिस्टेंस है आर, मैं यहां से एक ट्रायंगल बना रहा हूं ना, ये एक ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल को फोकस करें, इस ट्रायंगल को। तो ये ट्रायंगल जब बना है प्यारे बच्चों, तो उस समय ये डिस्टेंस क्या है, आर, बिकॉज ये एनायन का रेडियस है तो कैपिटल आर, ठीक है, केटायन के रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान रहे हैं। ये जो एंगल है ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है, वेरी गुड, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का जनरेशन हो रहा है। और ये जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस ना आप समझ पा रहे हैं, वॉइड के सेंटर तक जा रहा है, और वॉइड में कौन बैठा है, केटायन, जिसका साइज बहुत छोटा है पर फिर भी वो भी तो स्फीयर है, तो इसीलिए ये डिस्टेंस आप लोग का आ रहा है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इजी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं, ये बड़े से ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, जिसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री हुआ है तो ये तो उसका बाइसेक्टर था ना, तो ये एंगल कितना है यार बच्चों, 30 डिग्री, मतलब यहाँ का एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। डायग्राम में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे से यहाँ पे मान लो डायग्राम यहाँ अच्छा नहीं होगा तो ये वाला आप लोग को ठीक से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे डिवीजन हुआ है, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री आया, एक कॉन्सेप्ट आप सबको पता है कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर रिजोल्यूशन तो आपने सीखा ही होगा कि इसका जो कॉस फैक्टर आएगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि r प्लस आर इंटू कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल आने वाला है, r के इक्वल आने वाला है। वेक्टर को आप रिजॉल्व करते थे ना ऐसे, मान लीजिए यहाँ से एक f वेक्टर जाता था और यहाँ पर थीटा एंगल बनता था, तो प्यारे बच्चों आप इस वाले को क्या लेते थे, f cos थीटा, और ये क्या आता था आपका f sin थीटा। तो वही वेक्टर रिजोल्यूशन हुआ है कि ये मान लो r प्लस आर f है और उसका cos फैक्टर किसके इक्वल होगा, x एक्सिस पे जो आया है, मतलब r के इक्वल है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3/2 होती है, इक्वल टू क्या चल रहा है यार, ठीक है। वहां पर चीजें अच्छे से डिटेल में क्लियर भी हुई होंगी। आप इसको उधर भेज दीजिए तो आप देख पाएंगे कि r प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया, 2/√3 इंटू आर, ठीक। अब प्यारे बच्चे मैं एक काम करता हूं, मैं ना सबको ना कैपिटल आर से डिवाइड कर देता हूं, तो कैपिटल आर प्लस आर, यहां भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बाई आर इक्वल टू 2/√3। मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड सबको कैपिटल आर से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं। तो ये तो हो गया r प्लस आर, यहां पर क्या है बच्चों, +1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2/√3, बिकॉज ये तो कैंसिल हो चुका ना। आप इस +1 को उधर भेजिए तो आप यहां से पाएंगे r प्लस आर इक्वल टू 2/√3 माइनस 1/1, ये -1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, तो ये फाइनली मुझे मिलेगा 2 माइनस √3/√3 एलसीएम लेने के बाद। तो यहां से प्यारे बच्चों r/r, इसी को तो आप लोग क्या नाम देते हो, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो इस बार कितना आ रहा है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो प्यारे बच्चों ये आएगा 0.155। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब तीन एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जब तीन एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, सॉरी तीन एटम बोल रहा हूं, केटायन बीच में है और उसके चारों ओर 3 आयंस हैं, तो इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बच्चों, 3 आया। उस समय रेडियस रेशियो कितना आया है, 0.155। और कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस बार का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो ट्रायंगुलर है। कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आना है, रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.155 आना है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट और भी कुछ होते हैं, अगर मान लो 4 एटम आए तो कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल हो जाएगा। उस समय रेडियस रेशियो की क्या वैल्यू होगी, उसको ऐसे ही मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करेंगे।
पर मैं एक बात ऑनेस्टली बता देता हूं कि ये जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है ये हमेशा आपको नहीं करना है, यूजफुल नहीं है। आपको मैटर इस चीज से रखना है ना कि ये जो रेडियस रेशियो की जो वैल्यूज आ रही है ना ये आपको याद रहे। क्यों याद रहे? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, न्यूमेरिकल, आपके नीट और जेईई के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो सबसे इजी पैटर्न हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला ओरिएंटेड है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, डाटा याद है हमको, सीधे आंसर। ठीक है, विद इन 30 सेकेंड आप इसका आंसर कंसीडर कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे नहीं जाता हूँ कि 4 अटेम्प्ट के लिए टेट्राहेड्रल बना के अलग से मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली डाटा याद करते हैं। ठीक है, उन डाटा से आप लोग को सीधे सीधे जो डाटा मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं उनको आपको सीधे सीधे याद रखना है। चलिए, तो यहां पर समझ लीजिए ये मेरी r/r की वैल्यू रहेगी, रेंज है ना, r/r का रेंज है। ठीक, यहां पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये समझ लीजिए कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको पता ही है सारे एग्जांपल्स कैसे लिए जाएंगे, आयनिक कंपाउंड के। क्यों? क्योंकि टॉपिक क्या पढ़ रहे हो भैया, रेडियस रेशियो। पहली लाइन में क्लियर कर चुका हूं कि ये जो रेडियस रेशियो है ये केवल आयनिक कंपाउंड का सगा है ना, और सबको ठगा है, केवल आयनिक का सगा है। ठीक, तो चलिए, अगर मान लीजिए आपके रेडियस रेशियो की वैल्यू r/r की जो वैल्यू है वो 0 से 1.55 तक रहेगी। रेंज याद करना ना, 0 से 1.55, फिर 0.155 से लेकर 1.55 गलती से बोल दिया, 0.155। अगर ये रेंज रहे 0.155 से 0.225, फिर थर्ड रेंज आएगा 0.225 से लेकर 0.414, फिर 0.414 से लेकर ये रेंज चलेगा बच्चों 0.732, और 0.732 से लेकर ये रेंज चलेगा 0.99 समझ लेना, और लास्ट में हमारा आएगा जब r/r की वैल्यू कितनी की इक्वल हो जाए 1 के। तो हमको टोटल कितने केसेस कंसीडर करने हैं प्यारे बच्चों? तो हमको इस बार केसेस कंसीडर करने हैं 6। ठीक है, हर केस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, ये सारी बातों को हम लोग को डिटेल से अब देखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो ऑर्डर है ना ये ऑर्डर याद रखना है। और ये ऑर्डर कैसे याद रखना है तो ध्यान देना, इसको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं ना, एक बड़ा प्यारा सा ट्रिक। आप बस पहले के दो याद रखो, सॉरी ये दोनों फर्स्ट टू 1 और 2, कि भैया हमको 0 से कहां जाना है 0.155 तक, और 0.155 से कहां जाना है 0.225 तक। क्लियर? बस आप ये दो याद रखो। ये जो है ना ये √2 - 1 है, ये क्या है √2 - 1। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, -1 कर दिया तो 0.414। फिर यहां से √2 - 1 से आपको कहां जाना रहेगा बच्चों √3 - 1। √3 की वैल्यू 1.732, -1 किया 0.732। ठीक है, और लास्ट में क्या रहेगा √3 - 1 से लेकर √4 - 1। ठीक है, √4 कितना होता है बच्चों 2, 2 - 1 कितना है बार, तो याद रखना √2 - 1, √3 - 1, √4 - 1। ठीक है, स्टार्टिंग के दो आप याद करना, 0 से 0.155, 0.155 से 0.225, फिर उससे √2 - 1, √3 - 1, √4 - 1 के बीच में आपको वेरी कराना है। एक बार ये डाटा याद रह जाए तो फिर कहानी खत्म है। 0 से जब रेडियस रेशियो की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है ना, 0 से 0.155 आ रहा है मतलब बहुत कम है, तो उस समय आप समझ पा रहे बच्चों की केटायन का साइज भी बहुत कम रहेगा। तो केटायन का साइज जब बहुत कम रहेगा, एकदम पॉइंट जैसा रहेगा, तो मैंने अभी भी दिखाया था कि उससे कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा लीनियर, और लीनियर कॉन्फ़िगरेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है प्यारे बच्चों 2, हमने कंसीडर किया था। फिर जब 0.155 से 0.225 के बीच में रहेगा तो यहां पे याद रखना कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया था, तो अभी अभी आपने लाया था कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया था ट्रायंगुलर, और इस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 3। इसका एग्जांपल लेना है, इसके एग्जांपल तो रेयर रहेंगे, तो इसमें आप प्यारे बच्चों बोरॉन ऑक्साइड जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर कॉन्फ़िगरेशन आपका रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से 0.144 तक हो गई तो बच्चों इस समय ये होगा टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन का, और
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। एग्जांपल के तौर पे आप लोग जिंक सल्फाइड भी ले सकते हैं, ठीक। अच्छा ये टेट्राहेड्रल हुआ है, आप सबको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम किस में पढ़ते थे, HCP में। तो ZNS में आप समझ लीजिए किस टाइप का लैटिस आएगा, HCP टाइप का लैटिस आएगा। 0.414 से 0.732 के बीच में आप याद रखिए ये ऑक्टाहेड्रल होता है ना, ये सब कैसा हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल मतलब कब आता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो पिछले लेक्चर में हमने वॉइड आपको पढ़ाया है FCC में और CCP में। लास्ट लेक्चर हर एक चीज काफी डिटेल में आपको बताई गई है, ठीक है। यहां के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल आया, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही लेना है, ठीक है। और जब ये रेंज आता है 0.732 से 1 तक, तो बच्चों इस समय का जो वॉइड आता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्यूबिकल होता है। और क्यूबिकल कहाँ आता है, तो BCC लैटिस में आता है। और उस समय आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कंसीडर करना है। एग्जांपल देख लो तो NaCl आएगा, इसका एग्जांपल CaCl आएगा। और ये नीट IIT में पहले से पूछ चुका है ना, आपसे पूछता है NaCl के क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो 6:6 रहता है। CaCl में 8:8 रहता है, CS का 8 Cl माइनस का 8, इस टाइप से आपको ध्यान देना रहेगा, ठीक। और अगर बच्चों R/R की वैल्यू 1 आ जाए, ठीक, तो ये सीधे सीधे आपको FCC एंड HCP लैटिस देगा। और उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कंसीडर करना रहेगा 12। एग्जांपल्स जरूरी नहीं है। तो ये पूरा एक रेंज है, आप इस रेंज को, इस टेबल को याद रखिए। नीट में डायरेक्टली ये सब सवाल आ चुके हैं ना, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी आपके जेईई में नीट में आ चुका है, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो JEE का है। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो चलिए हम देख लेंगे, कोई बात नहीं उसमें। ये रेंज, ये ऑर्डर, किस समय क्या कॉन्फ़िगरेशन किस रेंज के लिए आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, ये चीजें बच्चों आपको याद रखनी है। तो आप लोग इसको पूरा नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड इसको कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में, उसको कंसीडर करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये कितना सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप समझिए आपसे पूछा क्या गया है। आपसे क्या पूछा गया है कि भैया a solid compound XY has NaCl structure। कैसा स्ट्रक्चर दिया है भैया, NaCl टाइप का स्ट्रक्चर दिया है। तो NaCl ये स्ट्रक्चर बोलते ही आप लोग इमीडिएटली समझ जाते हैं, अभी अभी आपने टेबल देखा था जिसमें मैंने ZNS, NaCl, CaCl, यही 3 इंपॉर्टेंट है ना हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में, यही तीनों के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है। और आपको इन्हीं 3 और इनसे रिलेटेड लैटिस को देखना है ना, ठीक है। जैसे KCl भी बोलते थे तो कंफ्यूज मत हो जाना ना, NaCl KCl सेम फैमिली टाइप के रहेंगे, ओके। इफ द रेडियस ऑफ केटायन इज 100 पिकोमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ केटायन दिया है आपको, कितना दिया है 100 पिकोमीटर, और आपसे डिमांड कर रहा है रेडियस ऑफ एनायन। चलिए लाइए, बहुत आसान सवाल। क्यों आसान सवाल, क्योंकि ये जो NaCl स्ट्रक्चर बोलते ही आप समझ गए, अभी अभी आपने पढ़ा था कि ये कहां से कहां बिलोंग करता है, तो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में लाई करता था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता था इसका, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि NaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी नीट सवाल पूछ चुका है, तो भैया तैयार करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको देगा, हमेशा देगा वो, और उससे आपको इमीडिएटली स्ट्राइक कर लेना है कि भैया हाँ ये तो ये रेंज है। अब इस रेंज में मैं कौन सी वैल्यू लूं, तो प्यारे बच्चे याद रखना जो पहले की जो लोअर वैल्यू है ना, आपको उसी को कंसीडर करना है। हायर वैल्यू तो दूसरे वाले के लिए भी चले जाएगी ना, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद जैसे ही 8 हुआ था उसके लिए भी 0.732 गया था। हमको हमेशा रेडियस रेशियो किसकी इक्वल लेना रहेगा, लोअर वैल्यू की इक्वल लेना रहेगा। मतलब डायरेक्टली आप इक्वेट कीजिए 0.414 से। यहाँ रेडियस ऑफ क्या है, ये केटायन है, ये रेडियस ऑफ क्या है एनायन। चलो इसी को चाहता मैं तो ऐसा लिख सकता था ना, केटायन अपॉन एनायन। केटायन की वैल्यू प्यारे बच्चे आपको दी हुई है 100 अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू कितना हो गया 0.414। इसको यहाँ और इसको यहाँ भेजिए तो 100 अपॉन 0.414 इक्वल टू कितना हो रहा है रेडियस ऑफ एनायन। कैलकुलेशन में घबराना नहीं है ना, इसको 10 मान लो और यहाँ पे 0.4 है मान लो, तो भैया 4 से 10 2.5 के आसपास का आंसर आता है, तो आप 2.5 के आसपास का आंसर कंसीडर कीजिए। सीधे हो गया, सीधे सीधे यहाँ पर सॉल्व करने पर भी आप पाएंगे 241.5 पिकोमीटर आपका आंसर आएगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। आपको ये डाटा याद रहना चाहिए, क्योंकि डाटा याद रहेगा वो आपको हिंट देगा, वो आपको हिंट जरूर देगा, बट डाटा याद रहना चाहिए। जैसे यही क्वेश्चन अगर आपसे बच्चे पूछ देता कि a solid compound XY has BCC structure, क्या पूछ देता BCC स्ट्रक्चर या BCC लैटिस, तो आपको इमीडिएटली याद आना चाहिए कि BCC बोलना मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए जाना, और उस समय रेडियस रेशियो का जो रेंज रहेगा 0.732 से 0.99 या 1 के बीच में रहेगा, और आप कंसीडर किसको करोगे 0.732 को, लोअर वैल्यू को आप कंसीडर करोगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, इजीली डील हो जाएंगे। बोर्ड में भी पूछे तो बनना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो आपसे लगना चाहिए सवाल। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कीजिए आप। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जो डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आयनिक कंपाउंड्स के, और उनपे क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नीट पूछ दे रहा है ना, जेई पूछ दे रहा है ना, तो ऐसा कुछ भी ना रहे जो हमारे सामने आ जाए और हम उसको देखे ना रहे। इसलिए मैं थोड़ा सा उनके डिटेल्स में बात कर दे रहा हूँ। जैसे पहला है हमारा, मान लीजिए NaCl टाइप स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानेंगे। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करूंगा तो आपको सबको पता है कि भैया जो केटायन रहेगा वो वॉइड के अंदर जाता है, और जो एनायन रहता है वो लैटिस में जाता है। तो NaCl या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जो क्लोराइड एनायन है वो कहां जाता है बच्चों, तो आपने अभी अभी टेबल के अंदर भी कंसीडर किया था कि वो FCC या CCP लैटिस बनाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय Na+ क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बातें पढ़ाई थी CCP लैटिस के बारे में, FCC लैटिस के बारे में, तब मैंने बोला भी था उस समय वॉइड कैसा आता है, ऑक्टाहेड्रल टाइप का आता है। ठीक है, तो कहां केटायन जाएगा, कहां एनायन जाएगा, ये बात समझ में आया। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने टेबल के अंदर देखा था, 6:6 का रेशियो आया था। एग्जांपल में KCl हो जाए, RBF दे दे, कैल्शियम ऑक्साइड दे दे, सिल्वर फ्लोराइड दे दे, या और भी कुछ एग्जांपल रहे, तो ये सारे के सारे क्या है 1:1 वाले स्ट्रक्चर हैं जो NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को ओबे करेंगे, और सबके लिए सेम प्रॉपर्टी ले लेना। मतलब FCC लैटिस में एनायन को भेजना, जैसे इसका एनायन कहां जाएगा FCC या CCP लैटिस में, और Ag+ कहां जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के दे देगा, आपको दे देगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड में किस टाइप का वॉइड पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल। तो डियर स्टूडेंट आपके दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि भैया कैल्शियम ऑक्साइड के NaCl स्ट्रक्चर टाइप का है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा CsCl का। तीन ही स्ट्रक्चर मेन है ना, और एग्जांपल साथ में तो मैं लिखते ही जा रहा हूं। CsCl स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चे जो Cl- होता है, क्लोराइड आयन होता है, वो लैटिस में जाएगा। किस टाइप के लैटिस में जाएगा, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में जाएगा। ठीक है, डायग्राम भी आप लोग देख पा रहे होंगे, साफ साफ दिख रहा है आपको, बॉडी सेंटर में गया है वो Cl- लैटिस बनाया है बॉडी सेंटर्ड। और जो Cs+ है जो केटायन है वो किस टाइप के वॉइड बनाएगा, तो प्यारे बच्चों क्यूबिकल वॉइड बनाएगा। 4 वॉइड पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें क्यूबिकल वॉइड हमारे सिलेबस में एक्चुअल में रहता नहीं है, बस जानना रहता है। एक था ट्रायंगुलर वॉइड या ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड। बट फर्स्ट और लास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हमने उसको काफी डिटेल में जाके पढ़ा था। पर याद रखना Cs+ यहाँ क्यूबिकल वॉइड में जाएगा क्योंकि BCC स्ट्रक्चर बना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 अभी बॉक्स में भी देखे थे। एग्जांपल में CSBr CSI, तो पूछ देगा CSI में किस टाइप का लैटिस पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पॉसिबल है। एक पॉइंट याद रखो प्यारे बच्चों कि जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, आप समझना बात को, कि जब मान लो ये मेरा एक केटायन है और इसके चारों ओर कौन जुड़े हुए हैं, एनायंस जुड़े हुए हैं, समझ लेना ना बात को। ठीक, इसके चारों ओर हमारे एनायंस जुड़े हुए हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि आयनिक बॉन्ड ब्रेक करेगा, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स जो इनको बांध के रखा है ना, वो डिसोसिएट होने लगेगा, टूटेगा। तो ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, ये लोग क्या होंगे, सेपरेट होने लगेंगे। इसका मतलब कि जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो इस केटायन से अटैच्ड जो मॉलिक्यूल थे वो पहले ज्यादा है कि अब ज्यादा है, पहले ज्यादा थे, अब घट रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स बॉन्ड तोड़ तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। मतलब इसका जो नेबर एटम से अटैचमेंट है वो डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कम होते जा रहा है। मतलब मान लीजिए पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था तो वो अब क्या हो जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 8 था तो वो BCC स्ट्रक्चर फॉर्म किया रहा होगा, तो अब 6 हो जाने के कारण वो क्या हो गया होगा, FCC या CCP। तो याद रखना कि टेम्परेचर और प्रेशर कहीं ना कहीं
लैटिस की पूरे कॉन्फ़िगरेशन को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज इनके टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हुआ, मतलब 8 किस में कन्वर्ट हो गया, 6 में कन्वर्ट हो गया, और बीसीसी लैटिस कन्वर्ट हो गया एफसीसी में या सीसीपी में। ठीक है। सिमिलरली बच्चों प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मान लो यहाँ पर एक दो आयंस हमारे एक्स्ट्रा बचे हुए थे। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे ना, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जब एक दूसरे के पास आने लगते हैं ना, तो वो इसके टाइम से कहीं भी जाके इधर उधर जो भी स्पेस बचा है उसमें ठुसा उसा के उसके साथ अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो जाएंगे तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसके टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले मान लो ये 4 एटम से कनेक्टेड था, बाद में हो सकता है ये 6 या 8 एटम से कनेक्ट हो जाए, बिकॉज प्रेशराइज करने पे मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के नियरेस्ट लोकेटेड हो रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, टच में आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा। मतलब इस दफा प्यारे बच्चों आपका मान लीजिए पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा होगा, अब क्या हो जाएगा 8, मतलब एफसीसी लैटिस बीसीसी लैटिस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूरे लैटिस के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और ये पूरी बातें याद रखना ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि अब हमारा तीसरा और लास्ट लैटिस बच चुका है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा थर्ड बच गया था दैट इज जिंक सल्फाइड टाइप का स्ट्रक्चर, और आप सबको मैंने बताया था कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता था, 4 आता था। ठीक है, और किस टाइप का लैटिस फॉर्म करता था, एचसीपी लैटिस, साथ में एफसीसी भी करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दो पार्ट में क्लासिफाइड हो जाता है। एक आता है जिंक ब्लेंडिंग, किसी डियर स्टूडेंट ने मैसेज में कमेंट भी किया था, कमेंट किया था कि सर ब्लेंडी जिंक ब्लेंडी क्या है, तो ये ना समझ में और होता है, जिंक इसी से फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे रेडियम है वो पिच ब्लेड से आया था, इसी टाइप से जिंक ब्लेंडी ZnS स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेट रहेगा, उसी को हम लोग स्टेराइड स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। और इस केस में प्यारे बच्चों डायग्राम भी आपके सामने आ चुका होगा, इस केस में जो एनायन है वो एफसीसी लैटिस बनाएगा ना, किस टाइप का लैटिस बनाएगा, एफसीसी, और जो केटायन है वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएगा। इसी को हम लोग अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं, और ये सवाल पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड बनते हैं, तो वो याद रखिए वो जिंक ब्लेंडिंग या स्टेराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑप्शन में मौजूद था, आपको आंसर करना था, ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें टेट्राहेड्रल वर्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आते हैं, इसलिए मैंने बोला हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, याद रखना। एग्जांपल में बच्चों CuBr, CuCl, AgI जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे। सिमिलरली ZnS का एक दूसरा भी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग वर्डजाइट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इस केस में जो एनायन है वो याद रखना HCP लैटिस के अंदर जाएगा ना, यहाँ का एनायन कहा गया था FCC में, यहाँ जाएगा HCP में। तो जिंक ZnS वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। और Zn+2 जो केटायन है बच्चों वो केवल व केवल टेट्राहाइड्रल वर्ड में जाएगा, यहाँ अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वर्ड नहीं बनेंगे, वो इसमें बनेंगे ना जिंक ब्लेंडिंग में। एग्जांपल में कैडमियम सल्फाइड, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ऐसे टाइप के एग्जांपल रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने रेडियस रेशियो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ठीक से कवर किया। आप इसका नोट्स बनाइए और वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि उसी से आपका और मेरा कम्युनिकेशन होना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ये सारी चीजों को आप लोग ठीक से कवर कीजिए। हैव अ वेरी ग्रेट डे।